जर्मनी और इटली उपनिवेशवाद में बहुत देर से आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था और सन 1871 ईस्वी के आसपास जर्मनी का एकीकरण होता है तथा 1870 ईस्वी के आसपास इटली का एकीकरण होता है, जिसके चलते ये दोनों देश अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में लेट से उपनिवेशवाद में आते हैं। जर्मनी ने नामीबिया पर शासन किया और नामीबिया में पूरा 20वीं सदी का सबसे पहला नरसंहार किया था। भारत में जो 6 कंपनियां आई थी उसमें एक डेन भी कंपनी है। डेन मुख्यतः निवासी का नाम है जो डेनमार्क के देश के हैं, और जो ये डेन था मुख्यतः 2 व्यापार में बहुत ज्यादा संलग्न था, एक मसालों के व्यापार में और दूसरा दास व्यापार में। यह लोगों का खरीद बिक्री करता था। जैसे जैसे इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति बढ़ती जाती है, डेनमार्क का अपना क्षेत्र सीमित होते जाता है और धीरे धीरे डेनमार्क जो है अन्य देशों को अपना क्षेत्र बेचते जाता है। जैसे भारतीय जो क्षेत्र थे त्रावणकोर, सेरामपुर, इन क्षेत्रों को डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। कुछ जो वेस्ट इंडीज का क्षेत्र था जैसे वर्जिन आइलैंड, ये बाद में अमेरिका को बेच देता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे डेनमार्को का कब्जा रहा है। एक प्रश्न आता है जो दुनिया का वह कौन सा देश है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है तथा राजनीतिक रूप से यूरोप में है, लेकिन भौगोलिक रूप से उसे उत्तरी अमेरिका में माना जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जो वेनेजुएला पे जैसे ही आक्रमण करके और वहां के रिफाइनरी पे अधिकार करता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, फिर ट्रंप ने ही यह दावा किया था कि एक दिन ग्रीनलैंड भी हम लोग। तो जितने भी उपनिवेशवाद के संदर्भ में देश आते हैं उनमें जापान का शासन व्यवस्था एकदम औरों से अलग है। जापानियों ने कोरियाई पे यह नियम थोप दिया था कि आप जो अपना नाम है वह जापानी स्टाइल में रखेंगे, न कि कोरिया स्टाइल में। और उसके साथ ये नियम ही लाता है कि जो जापानी स्टाइल में जिसका नाम होगा कोरियाई नागरिक का, उनका जो हॉस्पिटलों में अच्छा से इलाज होगा, उनका इस अस्पताल में एडमिशन होगा, इस तरह से सारी सुविधाएं उसी को मिलेगी जिनका नाम जापानी स्टाइल में होगा। यानी कि जापान जो है वह भाषा पे आक्रमण करता है और उसको लगता है कि एक बार अगर भाषा बदल जाए तो वह धीरे धीरे संस्कृति भी बदलेगा और धीरे धीरे जो कोरिया है जापान का हिस्सा हमेशा के लिए हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जो उत्तर कोरिया का किम जोंग है, तो वो जब भी अमेरिका को धमकी देना होता है तो बोलता है हम अमेरिका पे परमाणु बम मारे या नहीं मारे, जापान में मार देंगे, क्योंकि जापान जो है कोरिया से नजदीक है। और ये जो झगड़ा है उसी समय से चला आ रहा है जब से जापान का कब्जा कोरिया पे था। दिखाता है अमेरिका का जो शासन का नीति है यह न्यू साम्राज्यवाद है और इसमें जो है अमेरिका अपना सैनिक न भेजकर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करता है। जैसा कि आज भी इस समय भी दुनिया में अमेरिका अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करता है और दुनिया के बहुत सारे देश है जिसको आगे बढ़ने से रोकता है या अपने आसपास जितना भी देश है उन पे राजनीतिक अधिकार करने की कोशिश करता है। फिलहाल में हम लोगों ने देखा था कि वेनेजुएला पे ट्रंप ने अधिकार किया था या वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया था। 2 सेंट प्रति एकड़ के भाव से खरीदता है। तो ये जब खरीदता है अमेरिका, उस समय जो अमेरिकी नागरिक है वो भारी विरोध करते हैं और इसको सीवाड फॉली बोलते हैं, यानी सीवाड की मूर्खता। लेकिन अमेरिकी नागरिक को यह मालूम नहीं था कि यह अमेरिका के लिए सोना पे सुहागा साबित होगा और आगे चल के 20 सालों के बाद अलास्का के क्षेत्र में ही ढेर सारे तेल के भंडार और सोने तथा हीरे के खान मिलते हैं, जिससे अमेरिका के आर्थिक मजबूती के लिए एक बूस्ट। पिछला वीडियो में हम लोगों ने यूरोप के कुछ बड़े बड़े देशों द्वारा अन्य देशों पे जो उपनिवेशवाद स्थापित किया गया था उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे भी देश है यूरोप के तथा एशिया के भी 2 देश है जिनका उपनिवेशवाद से संबंध रहा है। आज हम लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे और ये ध्यान देंगे कि भले ही ये देश छोटे हैं लेकिन विश्व के इतिहास में इनका भी गहरा प्रभाव है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को और देखते हैं पहले जर्मनी को। जर्मनी का शासन नामीबिया, कैमरून और तंजानिया पे रहा। ये तीनों देश दक्षिण अफ्रीका के देश है। जर्मनी और इटली उपनिवेशवाद में बहुत देर से आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था और सन 1871 ईस्वी के आसपास जर्मनी का एकीकरण होता है तथा 1870 ईस्वी के आसपास इटली का एकीकरण होता है, जिसके चलते ये दोनों देश अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में लेट से उपनिवेशवाद में आते हैं तथा लेट से अपना उपनिवेशिक क्षेत्र स्थापित करते हैं। ये दोनों देश जब तक आते हैं इस क्षेत्र में, उपनिवेशवाद के क्षेत्र में, तब तक इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पे अपना कब्जा जमा चुके थे। इसलिए इन दोनों देशों का जो उपनिवेशित शासन रहा या कार्यकाल रहा,
यह रक्त रंजित रहा और क्रूरता से भरपूर रहा। अब हम लोग देखेंगे कुछ थोड़ी थोड़ी बातें। जर्मनी ने नामीबिया पे शासन किया और नामीबिया में पूरा 20वीं सदी का सबसे पहला नरसंहार किया था। जर्मनी का एकीकरण हम लोग देखते हैं ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था और 1871 ईस्वी के आसपास जो किया था। तो शुरू में बिस्मार्क जो है यह उपनिवेशवाद का विरोधी था, लेकिन जर्मनी की जनता चाहती थी कि अपना भी कोई उपनिवेशिक क्षेत्र हो, तथा जर्मनी के जो आसपास के देश थे उनका कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर शासन था। इसलिए दबाव में आकर बिस्मार्क जो है अपना नीति बदलता है और 1884 के आसपास नामीबिया पे कब्जा करता है और धीरे धीरे जर्मनी का शासन कैमरून, तंजानिया, न्यू गिनी पे भी रहा है। आगे देखते हैं हम लोग इटली को। इटली का उपनिवेशिक क्षेत्र पर लीबिया, सोमालिया, इरित्रिया और ट्रिपोली पे रहा है। इटली भी देर से उपनिवेशवाद के क्षेत्र पर आया था, उपनिवेशवाद में आया था। इटली ने लीबिया में भी बेहद नरसंहार किया था। और हम लोग जो इरित्रिया और सोमालिया देख रहे हैं ये लाल सागर की खाड़ी के पास पड़ता है। तो इटली ने यहां से ढेर सारा धन इकट्ठा किया। ट्रिपोली मुख्यतः यह ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन इटली ने इस पे कब्जा किया। आगे चल के आगे देखेंगे हम लोग भारत में जो 6 कंपनियां आई थी उसमें एक डेन भी कंपनी है। डेन मुख्यतः निवासी का नाम है जो डेनमार्क के देश के हैं। और डेन का भारत के ट्रैंकोबा, जिसे भारत में त्रावणकोर भी कहते हैं, सेरामपुर, यह बंगाल में पड़ता है, इन सब जगहों पे भी शासन रहा। और डेनिश वेस्ट इंडीज, जो डेन है वे वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में जहां पे शासन रहा उसको डेनिश वेस्ट इंडीज कहते थे। यह मुख्यतः वर्जिन आइलैंड था, आज उसे वर्जिन आइलैंड बोलते हैं। यह अभी अमेरिका के कब्जे में है, या इस पे अमेरिका शासन करता है और आज भी यह अमेरिका के ही साथ में है। और जो ये डेन था मुख्यतः 2 व्यापार में बहुत ज्यादा संलग्न था, एक मसालों के व्यापार में और दूसरा दास व्यापार में। यह लोगों का खरीद बिक्री करता था तथा मसालों का भी व्यापार करता था। इसका कुछ जो है अधिकार क्षेत्र इंडोनेशिया में भी था। आगे हम लोग देखेंगे गोल्ड कोस्ट, यह दक्षिण अफ्रीका का देश है, इसे घाना भी आज घाना बोलते हैं। इस पे जो है डेनमार्को का शासन रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जो डेनमार्क है वह बहुत ही धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है। जैसे जैसे इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति बढ़ती जाती है डेनमार्क का अपना क्षेत्र सीमित होते जाता है और धीरे धीरे डेनमार्क जो है अन्य देशों को अपना क्षेत्र बेचते जाता है। जैसे भारतीय जो क्षेत्र थे त्रावणकोर, सेरामपुर, इन क्षेत्रों को डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देता है। कुछ जो वेस्ट इंडीज का क्षेत्र था जैसे वर्जिन आइलैंड, ये बाद में अमेरिका को बेच देता है। तो धीरे धीरे जो डेनमार्क है इसका क्षेत्र सीमित होते जाता है उपनिवेशवाद के संदर्भ में। आगे हम लोग देखेंगे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरो द्वीप। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे डेनमार्को का कब्जा रहा है। एक प्रश्न आता है जो दुनिया का वह कौन सा देश है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है तथा राजनीतिक रूप से यूरोप में है, लेकिन भौगोलिक रूप से उसे उत्तरी अमेरिका में माना जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जो वेनेजुएला पे जैसे ही आक्रमण करके और वहां के रिफाइनरी पे अधिकार करता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, फिर ट्रंप ने ही यह दावा किया था कि एक दिन ग्रीनलैंड भी हम लोग का होगा और ग्रीनलैंड पे किसी यूरोपीय देश का कब्जा नहीं हो सकता, यह अमेरिका का भूभाग है। तो आज भी ग्रीनलैंड पे जो है राजनीतिक जो नियम कानून है वो डेनमार्क चलाता है। इसी तरह देखेंगे आइसलैंड पहले डेनमार्क का क्षेत्र के अंदर आता था, लेकिन अभी यह एक देश बन चुका है, स्वतंत्र देश बन चुका है। इसका फुटबॉल टीम भी बहुत अच्छा है। फेरो द्वीप आज भी यह डेनमार्क के ही कब्जे में है। आगे हम लोग देखेंगे जापान को। तो जितने भी उपनिवेशवाद के संदर्भ में देश आते हैं उनमें जापान का
शासन व्यवस्था एकदम औरों से अलग है। जापान जो है 1910 के आसपास कोरिया पे अधिकार करता है और इसको जापान का क्षेत्र बताता है। यहाँ पे जो जापान है यहाँ पे अलग ढंग से शासन करता है। जो जापानी लोग हैं वो कोरिया लोग का शोषण इस तरह करते हैं कि वहां पे एक शोषी काइमेई नीति लाते हैं। शोषी काइमेई नीति के तहत जापानियों ने कोरियाई पे यह नियम थोप दिया था कि आप जो अपना नाम है वह जापानी स्टाइल में रखेंगे, न कि कोरिया स्टाइल में। और उसके साथ ये नियम ही लाता है कि जो जापानी स्टाइल में जिसका नाम होगा कोरियाई नागरिक का, उनका जो हॉस्पिटलों में अच्छा से इलाज होगा, उनका इस अस्पताल में एडमिशन होगा। इस तरह से सारी सुविधाएं उसी को मिलेगी जिनका नाम जापानी स्टाइल में होगा। यानी कि जापान जो है वह भाषा पे आक्रमण करता है और उसको लगता है कि एक बार अगर भाषा बदल जाए तो वह धीरे धीरे संस्कृति भी बदलेगा और धीरे धीरे जो कोरिया है जापान का हिस्सा हमेशा के लिए हो जाएगा। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोरिया से महिलाओं को सैन्य वेश्यालय में ले जाता है। जो जापान का सैन्य वेश्यालय है उसमें कोरियाई महिलाओं को जबरदस्ती ले जाते हैं। आज हम लोग देखते होंगे जे जापान और कोरिया में आज भी तनातनी रहता है तथा आज भी संबंध अच्छा नहीं है। हम लोग देखते हैं जो उत्तर कोरिया का किम जोंग है तो वो जब भी अमेरिका को धमकी देना होता है तो बोलता है हम अमेरिका पे परमाणु बम मारे या नहीं मारे, जापान में मार देंगे, क्योंकि जापान जो है कोरिया से नजदीक है। और ये जो झगड़ा है उसी समय से चला आ रहा है जब से जापान का कब्जा कोरिया पे था। आगे हम लोग देखेंगे रूस भी जो एशिया का देश है इसका कब्जा अलास्का पे रहता है। आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका का कब्जा क्यूबा पे, हवाई द्वीप पे, अलास्का पे, फिलीपींस पे रहता है। अमेरिका ही इसे आजाद होता है, धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करता है और जहां जहां पे स्पेन का कब्जा रहता है, चाहे वो अटलांटिक महासागर में हो या हिंद महासागर या दक्षिण अफ्रीका के देशों पे हो, वहां वहां वो अपना टारगेट करते या झगड़ा करता और धीरे धीरे ज्यादातर जो है स्पेन के क्षेत्र को अपने में मिलाते जाता है। क्यूबा पे पहले स्पेन का शासन हुआ करता था तो वह धीरे धीरे अमेरिका का हो जाता है। अमेरिका जो है क्यूबा के आज़ादी के लड़ाई में सहयोग करता है क्यूबा के जो नागरिक हैं, और जब क्यूबा आज़ाद होता है तो इस पे अमेरिका अपना प्रभाव दिखाता है। अमेरिका का जो शासन का नीति है यह न्यू साम्राज्यवाद है और इसमें जो है अमेरिका अपना सैनिक न भेजकर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करता है। जैसा कि आज भी इस समय भी दुनिया में अमेरिका अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करता है और दुनिया के बहुत सारे देश है जिसको आगे बढ़ने से रोकता है या अपने आसपास जितना भी देश है उन पे राजनीतिक अधिकार करने की कोशिश करता है। फिलहाल में हम लोगों ने देखा था कि वेनेजुएला पे ट्रंप ने अधिकार किया था या वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया था। तो वह न्यू साम्राज्यवाद का ही हिस्सा है कि भले ही अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला में नहीं है, लेकिन वेनेजुएला चल रहा है अमेरिका के इशारों पे। आगे हम लोग देखेंगे अलास्का। तो अलास्का के संदर्भ में हम लोग देखेंगे अलास्का पहले रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन रूस एक लड़ाई लड़ता है क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया के युद्ध में रूस का हार होता है जिससे वहां पे भारी आर्थिक हानि होती है और धीरे धीरे धन की कमी होती है। तो जो रूस के जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय है वो जो है इंग्लैंड के डर से, क्योंकि रूस का पड़ोसी है इंग्लैंड और रूस नहीं चाहता है कि एक मेरा क्षेत्र धीरे धीरे इंग्लैंड के पास चला जाए, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं अलास्का यह कनाडा का भाग है। कनाडा का हम लोग मानचित्र देखेंगे थोड़ा बहुत तो इस टाइप का मान लें। तो जो ये क्षेत्र है ये अलास्का का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, और ये कनाडा है। तो हम लोग देखेंगे ये अलास्का और ये कनाडा दोनों आपस में सटा हुआ है और अलास्का का भी कनाडा का हिस्सा था। तो कनाडा पे इंग्लैंड का कब्जा है। तो रूस को यह डर लगता है कि इंग्लैंड जिस तरह से मजबूत होते जा रहा है आगे चल के वह अलास्का पे भी कब्जा कर लेगा। इसीलिए रूस अलास्का को अमेरिका को बेच देता है। 1867 ईस्वी के आसपास इसको बेचता है। तो ये जो बेचता है उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री रहते हैं सीवार्ड।
तो जो ये अमेरिका खरीदता 2 सेंट प्रति एकड़ के भाव से खरीदता है। तो ये जब खरीदता है अमेरिका, उस समय जो अमेरिकी नागरिक है वो भारी विरोध करते हैं और इसको सीवाड फॉली बोलते हैं, यानी सीवाड की मूर्खता। लेकिन अमेरिकी नागरिक को यह मालूम नहीं था कि यह अमेरिका के लिए सोना पे सुहागा साबित होगा और आगे चल के 20 सालों के बाद अलास्का के क्षेत्र में ही ढेर सारे तेल के भंडार और सोने तथा हीरे के खान मिलते हैं, जिससे अमेरिका के आर्थिक मजबूती के लिए एक बूस्ट मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे फिलीपींस जो है पहले स्पेन का कब्जा हुआ करता था, तो ये भी $25 मिलियन में स्पेन जो है अमेरिका को बेच देता है। आगे अब जब हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो रहा है जो किस यूरोपीय देशों ने किन देशों पे शासन किया, तो लास्ट में एक अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है जे इनमें से कौन ऐसा देश है जिसने उपनिवेशित क्षेत्रफल पे कम अत्याचार किया या कम शोषण किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कोई नहीं।